एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। आज जो पढ़ेंगे, जो पॉलिटी पढ़ेंगे, और इससे फर्स्ट वीडियो जो था उसमें मैं 1813 के चार्टर एक्ट तक मैं पढ़ा चुका हूँ। आज जो पढ़ने वाले हैं, जो पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी में 1813 के चार्टर एक्ट से ऊपर की ओर जितना भी देखेंगे उतना ही बेस्ट होगा। इसमें देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट में क्या क्या चीज़ का प्रावधान किया गया था। तो इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को सीमित कर दिया गया था, और अब कंपनी को चीन एवं भारतीय चाय के व्यापार को छोड़कर से सभी व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था या छीन लिया गया था। इसमें तीनों बात को ध्यान में रखिएगा। तीन बात इसमें की गई थी। पहला नंबर तो बात यह है, जो चाय और चीन के साथ में व्यापारी के एकाधिकार को सीमित करने की बात की गई थी, और इसके साथ साथ दूसरी नंबर में जो की गई थी, जो ब्रिटिश कंपनी प्रत्येक वर्ष साहित्य एवं विज्ञान प्रसार के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने की बात की गई थी। 1 लाख रुपया मतलब 1 लाख रुपया प्रति वर्ष मतलब शिक्षा पर खर्चा करेगा और साहित्य पर खर्चा करेगा। शिक्षा, साहित्य, विज्ञान पे खर्चा करेगा। इसमें एक बात और की गई थी, एक बात जो और है, जो और इम्पोर्टेंट है। एक बात में क्या चीज था इसमें था, जो इस अधिनियम के द्वारा ईसाई धर्म और सिख धर्म को प्रसार के लिए छूट दी गई थी। ये तीनों चीजों को छूट दी गई थी। किसके तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत इसमें तीनों बात को आप ध्यान रखिएगा। और चौथी अगली नंबर क्वेश्चन जो होगी, जो 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1833 का चार्टर एक्ट में कही गई थी, जो इस अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में पारित किया गया था। किसके काल में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में इसको पारित किया गया था। लिखने का प्रयत्न करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी इस अधिनियम को इसमें क्या हो गया? इस अधिनियम को सुन लीजिएगा जरा, इसका चार्ज खत्म हो गया है। चार्ज इसमें इसको लगाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया था? इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल को पारित किया गया था, और इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इस तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जबकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके साथ साथ दो चीजें और आती है। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त किया गया। पूरी तरीका से ही इसको समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के मंत्रिपरिषद विधि सदस्य के रूप में एक नए सदस्य को जोड़ा गया, और इस पद पर लॉर्ड मैकाले को नियुक्ति किया गया था। किसको? लॉर्ड मैकाले को नियुक्ति किया गया था। तो इतना बात आप ध्यान रखिएगा, और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। यहाँ पे क्या गई है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और ब्रिटिश या विलियम बेंटिक भारत के
प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। किसका? तो भारत के और बंगाल के ये अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसके साथ साथ कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, पूर्ण रूप से समाप्त करने की बात की गई थी। इसके साथ साथ 1853 का चार्टर एक्ट आती है। 1853 के बाद चार्टर एक्ट को समाप्त कर दिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था? तो इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर या आधार बनाकर के नियुक्ति की बात की गई थी। खुली प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में पहली बार 1853 में इसका बात की गई थी। इसमें दो बातें और कही गई थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें कही गई थी जो 1853 के अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत के लिए अलग से एक विधान परिषद की व्यवस्था किया गया था। साथ ही केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य की नियुक्ति भी की गई थी। इसमें एक बात और ध्यान से सुनिएगा, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत 1854 ईस्वी में सिविल सेवा की भर्ती के लिए लॉर्ड मैकाले ने अपनी सिफारिश दिया था। अपनी क्या दिया था? अपनी एक सिफारिश दिया था। तो इसमें से 3 बातों को आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें लिखा हुआ है, पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों का पृथक करने की बात इसमें की गई थी। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल के लिए नई केंद्रीय विधान परिषद की गठन करने की 1853 के तहत ही बात की गई थी। 1853 के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली भर्ती प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। इसके साथ साथ पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा को बनाई गई थी। ये सब बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ 1857 की क्रांति होती है और मंगल पांडे के द्वारा 1857 की क्रांति को प्रारंभ किया गया और 1858 में ये विद्रोह बहुत ही तगड़ा हुआ था, जिसमें भारतीयों को और अंग्रेजों दोनों पक्षों में बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं जो लड़ाइयाँ हुई थी। और लड़ाइयाँ के साथ साथ थोड़ा सा नहीं, अगर और भारतीय ने अगर साथ देता तो ब्रिटिश की घुटने टेका देते। तो कोई बात नहीं है। 1858 में जैसी ताज का शासन आ जाता है, ताज का शासन करने का मतलब है जो ये महारानी की शासन आ जाती है 1858 में। जैसी 1857 की क्रांति थोड़ा सा दबती है तो वहाँ कंपनी को छीन लिया जाता है अधिकार को और वहाँ की महारानी अपना शासन ले लिया जाता है जो ताज के शासन कहलाती है। और 1858 से लेकर के 1947 तक ताज की शासन चलती है। 1858 से कितना तक चलती है? 1947 तक लगी ताज की शासन चलता है। इसमें देखेंगे जो इस अधिनियम, इसमें 3-4 बात है जो ध्यान से आप देखिएगा। इसमें कही गई थी इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। 1857 की क्रांति हुई और 58 में इसका पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और इसके साथ साथ में ब्रिटिश महारानी को जिम्मेदार बना दिया गया, अर्थात भारत में पहली बार शासन के लिए ब्रिटिश के निम्न सदन जिसे कि हाउस ऑफ कॉमन को जिम्मेदार बनाया गया, जिसे हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जाना जाता है, को इसका पहली बार जिम्मेदार बनाई गई थी। इसके साथ साथ इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वाइसराय बना दिया गया और इस तरह से लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जबकि भारत की प्रथम वाइसराय बनाया गया था। यहाँ से गवर्नर के पोस्ट को हटा दिया गया और यहाँ से किसका पोस्ट लाई गई थी? तो इसके बाद में जो पोस्ट लाई गई थी, जो वायसराय की पोस्ट लाई गई थी, किसका? तो वायसराय की पोस्ट लाई गई थी। यही वायसराय 1947 से अब तक के जो भारत के राष्ट्रपति के तौर पे काम करता है, भारत के
राष्ट्रपति, जितना अभी राष्ट्रपति की समझ सकते हैं जो पावर है, उस समय वायसराय की पावर थी, तो वही वायसराय के पोस्ट को यहाँ भारत के राष्ट्रपति के पद दे दिया गया। इसके साथ साथ एक बात और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट की गई थी, इसमें क्या कही गई थी कि इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दोहरी शासन प्रणाली की पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक नया पद जिसे कि राज सचिव को भी बनाया गया, जिसकी नियुक्ति ब्रिटेन के निम्न सदन के कैबिनेट मंत्री के किसी भी सदस्य को किया जा सकता था, जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदार होनी चाहिए, जो ब्रिटेन के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मेदार होनी चाहिए, उसके लिए किया गया था। और इस राज सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य जिसे कि सलाहकारी परिषद का भी गठन किया गया था। तो आपको यहाँ पे नो डाउट होनी चाहिए पूर्ण रूप से, यहाँ पे राज सचिव के पद लाया गया था, राज सचिव के पद लाया गया था, राज सचिव के पद लाया गया था। इसके साथ साथ राज सचिव के पद लाने के बाद में इसमें 15 सहकारी समिति की सहकारी या सदस्य सलाहकारी भी कर सकते हैं, समिति की गठन किया गया था, समिति की गठन किया गया था। इसमें नो डाउट होनी चाहिए। इसमें से एक आध क्वेश्चन और आता है, जो भारत के प्रथम राज सचिव के पद पर कौन आया था, तो अब लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम राज्य सचिव लॉर्ड स्टेनली था, स्टेनली था जो प्रथम राज्य सचिव के तौर पे भारत में कार्य किया था। इसमें आपको इसको 3-4 बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। ये 1858 का ये ताज का शासन आता है, इसमें दिया गया है, बहुत चीज़ें हैं जो 1858 में दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 में लाई गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसी में गवर्नर जनरल का पदनाम अब भारत के वायसराय बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय के रूप में कार्यरत थे। इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसी में एक नए पद जिसे कि भारत सचिव या सिटीजन, जिसे कि ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य के द्वारा चुन के भेजा जाता था, वहीं से इसके साथ साथ 15 सदस्यीय परिषद की गठन की गई थी भारत सचिव की सहायता के लिए। जो ये हम कह सकते हैं जो भारत जो सचिव थे वो उनको सहायता के लिए 15 सदस्य को या परिषद का गठन किया गया था। इसके साथ साथ 1861 का एक भारत परिषद अधिनियम आती है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई थी। इसमें से 2-3 बातों को आप ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली या मंत्रालयीय प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली भी इसी को कहा जाता है, को वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका शुरुआत 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। फैन नहीं चल रहा है, थोड़ा चार्ज में इसको लगा दे रहे हैं, उसके बाद में इसको देखेंगे। इसके साथ साथ इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है, जो अभी राष्ट्रपति के पास भी अध्यादेश जारी करने की हमको शक्ति है। इसी के तहत इस अधिनियम के द्वारा मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति, जिसे कि विधायी शक्ति का मतलब ही होती है कानून बनाने की शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत किया गया। इसी में जोड़ा गया था 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा 1862 ईस्वी में बंगाल में, 1866 ईस्वी में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और 1867 ईस्वी में
पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया था। ये तीनों बात को ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा 1862 ईस्वी किसके, बंगाल में, 1862 बंगाल में, 1866 कहाँ पे, तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, और 1867 ईस्वी में जो पंजाब में विधान परिषद की गठन किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास हाई कोर्ट की भी स्थापना किया गया था, जो 1862 में की गई थी, लेकिन 1874 से यहाँ 1873 के चार्टर एक्ट से ही 1874 में प्रवेश किया जाता है, चलाई जाती है। यहाँ पे आपको नो डाउट होनी चाहिए, इतना पढ़ाए हैं जिसमें इसमें क्या क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्या कह रही है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम कह रही है, विधि निर्माण में भारतीयों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया था। इसके साथ साथ वायसराय द्वारा 1862 में 3 भारतीय को मनोनीत करने की भी दशा इसमें दी गई थी। इसके साथ साथ बनारस के राजा पटियाला में महाराजा और सर दिनराव को इसको नियुक्त किया गया था। तीनों को ये इसको पहली बार नियुक्त किया गया था। विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी और वायसराय को अपनी काउंसिल की सिफारिश के बिना अध्यादेश जारी करने की अनुमति 6 माह के लिए दिया गया था। इसके बाद 1892 का अधिनियम आता है और 1892 में कोई विशेष चीज है नहीं। इसमें 2 बातें की गई थी, जो विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने का, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। यहाँ से ही बहस पर बात करने की बात की गई थी 1892 का अधिनियम के तहत, एक्ट ऑफ 1892 में। इसके साथ साथ विधान परिषद में राज्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। उसके बाद में 1819 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो था, जो हम कह सकते थे कि इस अधिनियम के द्वारा पारित होने के बाद में भारत के गवर्नर या वायसराय, जो भारत के वायसराय थे, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जबकि भारत का सचिव मॉन्टेग्यू थे। इस तरह के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम 1921 में लागू किया गया था। इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो 1909 का एक परिषद आया था, भारत परिषद अधिनियम। इसके बारे में ज़रा लिख लीजिएगा। पेन तो चलता नहीं है, लेकिन मैं लिखने का प्रयत्न करता हूँ। मैं लिखने का प्रयत्न जरा कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा। इसमें कह रहा है क्या चीज, जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, जो इस अधिनियम के द्वारा भारत में वायसराय जो लॉर्ड मिंटो थे तथा भारत के राज सचिव मार्लो थे, इसी के नाम पर एक अधिनियम लाई गई थी, जो मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो 1900, एक सेकेंड, ये फैन नहीं चल पा रहा। ये फैन नहीं चल पा रहा है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये चल नहीं रहा क्यों? ये यहाँ पे देखिएगा,
कुछ सिस्टमेटिकली कुछ गड़बड़ाया हुआ है, इसको मैं सुधार रहे हैं। कुछ गड़बड़ा गया था, उसको लिए सॉरी। इसमें कही गई थी 1909 के बारे में मैं बता रहा था। 1909 के अधिनियम के मार्लो मिंटो एक सुधार लाया गया था। जो मार्लो क्या था, कॉलम भी तो नहीं चल रहा है। मार्लो जो थे, जो क्या था, तो मार्लो और मिंटो थे। मिंटो सचिव थे, क्या थे, सचिव थे, और ये वायसराय था। क्या था, तो ये वायसराय था, लॉर्ड मार्लो मिंटो। तो यही मार्लो मिंटो के नाम पर एक सुधार लाई गई थी, जिसे मार्लो मिंटो सुधार कही गई। 1909 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया था, और इसके तहत भारत में पहली बार सांप्रदायिकता के बीज को मोहर इसी तरह से इसी अधिनियम में माना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्य परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किया गया, और इस पद पर नियुक्ति पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। प्रथम भारतीय कौन थे, तो 1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। आगे बढ़ता हूं। 1919 का एक अधिनियम आता है, जो भारत, इसमें 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानी जाती है। इसमें जो था, शिक्षा, संपत्ति एवं कर के आधार पर वोट देने का अधिकार दिया गया था। जिसको पास में कर देता था, जो व्यक्ति कर देती थी, वही व्यक्ति वोट दे सकता था। जिसके पास में शिक्षा था, वही व्यक्ति शिक्षा दे सकता है, वोट डाल सकता है। संपत्ति था, वही व्यक्ति वोट डाल सकता है। जिसके पास में संपत्ति नहीं था, वो वोट नहीं डालता था। जिसके पास में पैसा नहीं था, वो नहीं डालता था। यही सब बात था, जो 1919 में जाकर के कुछ चेंजिंग आता है, धीरे धीरे कुछ चेंज आता है, जो भारतीयों ने बहुत सारा संघर्ष किया है इसको बदलने के लिए। 1947 से सबको अधिकार दे दिया गया, जब से हमको भारत 26 नवंबर 1949 को संविधान बना था, और 1950 में लागू हुआ था। तो हमारे भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से सभी गरीब, पिछड़ा वर्ग, SC ST OBC, जनरल, मतलब सभी धर्मों को, सभी व्यक्तियों को वोट देने का एक ही साथ में अधिकार दिया गया था। जिसको पास में पैसा था उसको भी जितना अधिकार है, जितना जो कि गरीब था उसको भी उतना ही अधिकार है। इसके साथ साथ सिख भाई, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल इंडियन एवं संप्रदायी निर्वाचन की बात की गई थी। इसके साथ साथ प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया गया था। इसके बाद में प्रांतीय विधानमंडल में दोहरा शासन अर्थात हस्तांतरित और आरक्षित विषयों पर बात करने की बात की गई थी, और लोक सेवा आयोग की गठन का प्रावधान यहीं से जाता है। लोक सेवा आयोग का गठन की प्रावधान। राज्यों का बजट केंद्र से अलग किया गया था। राज्य का बजट केंद्र से अलग, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ये यूपीएससी का ये क्वेश्चन है, शायद 2016 का ये क्वेश्चन है। अब देखिएगा, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। राज्यों का जो बजट है, जो केंद्र से अलग पहली बार की गई थी 1919 में की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानी जाती है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। उसके बाद में 1935 का शासन आता है। 1935 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और भारतीय संविधान में लगभग 250 से ऊपर आर्टिकल सेम टू सेम 1935 का ही डाल दिया गया है। 1935 का भारत शासन अधिनियम आई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, और लिखित रूप से केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियां का विभाजन की गई थी। 1935 में प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्त किया गया था। एकहरी शासन लाई गई थी। भारत में भी एकहरी शासन है अभी। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया गया है। इसके साथ साथ प्रांतों में
द्विसदनीय विधायिका की बात की गई थी और आरबीआई की स्थापना 1935 में ही की गई थी। ये 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत। उसके बाद में 1947 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिसे कि 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। वायसराय केंद्र का, जबकि राज्य के गवर्नर की राज्य का संवैधानिक प्रमुख घोषित किया गया। उसके बाद में संवैधानिक प्रमुख मंत्री परिषद की सहायता एवं सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। उसमें भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता का समाप्ति की गई थी और की घोषणा की बात की गई थी। भारत तथा पाकिस्तान के नाम दो संप्रभुत्व राज्य को गठन होने की बात 1947 में ही जाकर के की गई थी। और यहाँ से अगला वीडियो चालू करूँगा, संविधान का निर्माण। किस तरह से संविधान का निर्माण होता है, कैसे निर्माण होता है, कितने शब्दों से संविधान बना है, कितना रुपया लागत लगा है संविधान को बनने में, किन किन व्यक्तियों ने संविधान को बनाने में योगदान दिया था, कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया था संविधान पर। तो सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। एकदम मैं दावे करता हूँ जो आपको आगे से जो वीडियो होगा जो बहुत ही लाजवाब होगी आपके लिए और बहुत ही योगदान होगी। आपको योगदान से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।